गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीई की ये थर्ड क्लास है। इससे पहले आपने सीसीई के मीनिंग के बारे में जाना और बाकी भी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन आपने पढ़ी थी वहाँ पे। उसमें कुछ स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक एरिया को असेस करने के लिए पढ़ा था आपने टूल्स के बारे में कि कौन सी टेक्निक्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था आपने। ठीक है, तो आज की टेक्निक्स के बारे में वहाँ जान लिया था। अब आज जानते हैं टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल हैं जिनको यूज़ करके आप इवेल्युएट कर सकते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में जान लिया था आपने कि ड्यूरिंग द कोर्स चलती है, और जब समेटिव इवेल्युएशन की बात करते हैं वो जब इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाती है, एंड सेमेस्टर एंड ईयर में बच्चे को इवेल्युएट किया जाता है। तो फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स चली हुई है वो, तो डे टू डे ऑब्जर्वेशन, उससे भी आप चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ओरल वर्क, क्वेश्चन आंसर या लाउड रीडिंग से पता लगा सकते हैं। डायलॉग, कन्वर्सेशन, रोल प्ले, इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन करके बच्चे को असेस किया जा सकता है, इवेल्युएट किया जा सकता है। प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा के एक्टिविटी करवा लेंगे, चाहे वो इंडिविजुअली कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने को कहेंगे या फिर ग्रुप या फिर सेल्फ स्टडी एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवा के भी बच्चे को इवेल्युएट किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की। ठीक है, जो कि जब आपकी क्लासेस लग रही हैं, चल रही हैं साथ में, उस टाइम पे इवेल्युएट करेंगे बच्चे को। समेटिव में एंड में ही करते हैं, जब आपका एक यूनिट ख़त्म कर दिया आपने, या एक सेमेस्टर के एंड में या फिर एक ईयर के एंड में इवेल्युएट करेंगे। टेस्ट ले सकते हैं, इनफॉर्मल या स्मॉल ड्यूरेशन रिटन टेस्ट, जैसे क्लासेस में होते हैं आपके, जब आपको पढ़ाया जाता है कोई एक टॉपिक, उसके बाद आपको असेस करने के लिए टेस्ट दे दिया जाता है। ठीक है, ओपन बुक टेस्ट, होमवर्क दे सकते हैं। होमवर्क से भी पता चलेगा ना कि कितना बच्चा अच्छे से सीख पाया है, किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहा है। क्लास वर्क होता है। इंफॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप भी दे सकते हैं, या फिर कोई लेटर लिखो या डायलॉग बताओ, एक्सप्रेसिंग इमेजिनेशन भी कह सकते हैं जब उसको पढ़ा दिया गया है। या फिर और भी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चनियर हो गया, जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को जानने के लिए, उनके बारे में उनको कितना पता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है, और साथ में सेल्फ इवेल्युएशन खुद का मूल्यांकन बच्चे स्वयं करेंगे। पीयर इवेल्युएशन से पता करेंगे अपने दोस्तों के बारे में, उनका मूल्यांकन करेंगे। और ग्रुप वर्क और अदर सिमिलर टूल भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे की इवेल्युएशन के लिए, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए। तो ये आपने जान लिया कि कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। देखो, पहले का जो इवेल्युएशन सिस्टम था ना, एग्जामिनेशन बेस्ड था वो, उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते थे, मार्क्स दिए जाते थे। सीसीई के बाद मार्क्स जो मिलते थे उनको ग्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब ये उसका एक रीज़न ये है कि देखो, अगर किसी के क्राइटेरिया फिक्स था कि 60% मार्क्स आते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न से वो पास है, लेकिन किसी के 59.8 या 59.9 मार्क्स भी आते हैं तो वो सेकंड डिवीज़न से पास होगा। तो ये था कि 60% मार्क्स लेने वाला बच्चा फर्स्ट और दूसरा सेकंड हो जाएगा। तो ये कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं था, या प्रूव्ड कोई थ्योरी नहीं थी कि वो सेकंड डिवीज़न में रहेगा और 60% वाला फर्स्ट डिवीज़न में रहेगा। तो इस तरीके से बच्चे में क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसमें। तो उस वजह से क्या है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, या बच्चा अपने बारे में जिसके कम मार्क्स आए हैं वो पॉइंट से ही रह जाता है, तो वो उसका मोरल जो है डाउन ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम ना हो। तो इस तरीके का जो सिस्टम था उसको बदलने की ज़रूरत थी। सीसीई के बाद चेंज किया गया। ठीक है, ग्रेड में उसको कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए आप कि फर्स्ट सेमेस्टर की इवेल्युएशन कैसे करेंगे। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा जून से अक्टूबर ये पीरियड दिया है इसमें। ठीक है, और यूजिंग 5 आउट ऑफ 8 इवेल्युएशन टूल सजेस्टेड, ये थे ना इवेल्युएशन टूल्स, इसमें से कम 5 आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए। और टर्म एंड की बात जब आप करते हैं तो वो होता है आपका समेटिव इवेल्युएशन। तो ये रिज़ल्ट कैसे बनाएंगे आप, पहले ए प्लस बी, ए मतलब फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का देखेंगे कि उस क्या रिजल्ट आया है, और समेटिव इवेल्युएशन को उसमें ऐड करेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू
100 में से मार्क्स जैसे मिलते हैं, तो उन 100 मार्क्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्रेड्स में। ठीक है, वो ग्रेडिंग सिस्टम में देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उनको ग्रेड्स में। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो गई। सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, नवंबर टू अप्रैल चलेगा। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ए से डिनोट किया है। इसमें वही बात कही गई है, मिनिमम 5 जो टूल हैं इवेल्युएशन के जो सजेस्ट किए गए हैं वो यूज़ करने हैं आपने 8 में से। ठीक है, और समिटिव इवेल्युएशन में क्या होगा, टर्म एंड इवेल्युएशन होगी, ये सेम वैसा ही रहेगा, A+B और इज इक्वल टू 100 और कन्वर्टेड इनटू ग्रेड, ग्रेड में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर का। अब यहाँ पे ये परफॉर्म आप देख लीजिए कि किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, मैं इसका आपको अलग से फ़ोटो दे दूँगी चाहे। ये देख लिया है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन स्टैंडर्ड 1 से लेके 8th तक आपने बात कर ली थी, है ना। तो इसमें है ए में लैंग्वेज, मैथ, EVS, जनरल साइंस, सोशल साइंस। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में डे टू डे ऑब्जर्वेशन देख लीजिए आप ध्यान से ना, यहाँ पे लिखा है डे टू डे ऑब्जर्वेशन, जूम करके देख लेना इसको स्क्रीन को। डे टू डे ऑब्जर्वेशन, ओरल वर्क, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, वो सारे टूल हैं ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन को कैसे आप उनको इवेल्युएट करेंगे। टेक्निक्स आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। 70 मार्क्स थ्योरी 20, ओरल प्रैक्टिकल 10, टोटल 100। ठीक है, तो 1 and 2 3rd and 4th क्लास के लिए। ठीक है, और ये इस तरीके से 40 मार्क्स का, थ्योरी 50 मार्क्स की, और यहाँ पे ओरल जो वर्क रहेगा या प्रैक्टिकल वो 10 मार्क्स के रहेंगे आपके। ठीक है, ये हो गया एक ए पार्ट में। इसमें आप लैंग्वेज, मैथ, EVS, जनरल साइंस और सोशल साइंस को असेस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे उनकी। दूसरा आता है आर्ट एंड क्राफ्ट और वर्क एक्सपीरियंस या फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ। वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन भी इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट टू 8th क्लास के लिए 100 मार्क्स, डे टू डे ऑब्जर्वेशन, समिटिव इवेल्युएशन 0। ठीक है, ये परफॉर्मा है, इसको मान के चलेंगे आप। अब अगला परफॉर्मा भी देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करेंगे, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए यहाँ पे ये अलग से कर दिया अब इन्होंने, जैसे कि सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं कि कितने हैं टोटल। देखो जो आपका रिजल्ट बनता है ना वो भी कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता होगा। अब स्कूल में जो बनता है वो तो इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं, आपके हर एक एस्पेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को, आपकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले ये होता था सिर्फ आपको मार्क्स बता दिए जाते थे कि आउट ऑफ 100 आपने इतने मार्क्स ले लिए हैं, तो अगर 60% है तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो, 75% ले लिए हैं तो डिस्टिंक्शन आपको मिली है। ठीक है, 60% से पीछे के मार्क्स ले रहे हो आप तो वो सेकंड डिवीज़न में आप पास हो रहे हो। तो इस तरीके से था, लेकिन बाद में इसको चेंज किया है। तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से है। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर नॉन इंग्लिश मीडियम, ठीक है, मैथ्स, ये आर्ट और वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया गया है, इस हिसाब से इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, ये देख लिया आपने, ये भी देख लिया। मार्किंग स्कीम है ये कि कैसे मार्क्स मिलेंगे, सब ये फॉर्मेटिव में आएगा। फॉर्मेटिव में जैसे डे टू डे ऑब्जर्व करते हैं आप इन सब्जेक्ट को, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आप रिमार्क दे सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल वर्क है कोई, या टेस्ट ओपन बुक या होमवर्क क्लासेस से, उसमें तभी तो आपको कहा जाता है ना कि 10 नंबर की असेसमेंट अब आपको दी जाएगी, या असेसमेंट वो टीचर्स के हाथ में है, तो वो असेसमेंट वो असेस करते रहेंगे ना आपको पूरा। जितने भी असेसमेंट और वैल्यूएशन में एक सिंपल सा माइनर सा जो फ़र्क है वो ये है कि एंड प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं इवेल्युएशन में करते हैं, असेसमेंट में एक प्रोसेस ओरिएंटेड है ये, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स चलती है, इंस्ट्रक्शन साथ साथ में दी जाती है और साथ साथ में सजेशन भी दिए जाते हैं सुधार करने के लिए। इवेल्युएशन में लास्ट में आप उसको इवेल्युएट करने के बाद रिजल्ट दिखा देते हैं किस तरीके से है, उसमें थोड़ा सजेशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो थोड़ा अलग आता है इससे। ठीक है, और समेटिव इवेल्युएशन में, और देखो बात ध्यान में यहाँ रखेंगे, मार्क्स जो आ गए उनको ग्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मार्किंग स्कीम स्टैंडर्ड 3rd to 4th की बात यहाँ पे करते हैं। ये कौन सी क्लास के लिए था, 1st to 2nd स्टैंडर्ड के लिए। अब यहाँ 3rd to 4th, ठीक है, तो सेम रहेगा उसमें भी। मार्क्स का देख लीजिए आप, ये बस आप ध्यान से देख लेना कि मार्क्स कौन से हैं।
किस हिसाब से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, टोटल मार्क्स क्या है और सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड 5 to 6 के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे 5 to 6 की बात की गई है तो सब्जेक्ट्स देख लो आप, मैक्सिमम जो मार्क्स हैं ये सब्जेक्ट जो हैं वो कैसे बड़े बड़े हैं, यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्रीज हुए हैं, और मार्क्स आप देख लीजिए, परफॉर्मा यही रहेगा। फिर आती है बात 6 to 8 के लिए, तो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथ, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, और इनके मार्क्स किस तरीके से हैं, कितने मार्क्स की थ्योरी होगी, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, टोटल कितना होगा, उन टोटल को 100 A+B करेंगे, फिर ग्रेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए। जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी है कि किस तरीके से आप करेंगे। देखो CCE के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इन्होंने कहा है कि कम से कम आपको 5 टूल यूज़ करने हैं पर सब्जेक्ट इन ईच सेमेस्टर फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट एंड मिनिमम 3 टूल्स फॉर आर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड फिजिकल एजुकेशन। देखो इस तरीके जो आपके प्रैक्टिकल से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्ट है, वर्क एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, तो इसमें कम से कम आपको 3 टूल यूज़ करने हैं। टूल ध्यान में रख लीजिए, आपकी कौन से टूल की बात की जा रही है, वो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसमें देख लेना कि कौन से कम 5 टूल। और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक सेमेस्टर में एकेडमिक सब्जेक्ट अलग हैं आपके, और प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं वो अलग हैं। तो उनमें एकेडमिक के लिए 5, दूसरे जो 3 सब्जेक्ट हैं आर्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, इसमें कम से कम 3 टूल यूज़ करने हैं। द यूजेज ऑफ टूल शुड बी स्पेस्ड थ्रू आउट द सेमेस्टर। थ्रू आउट द सेमेस्टर उसको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में या लास्ट में ही यूज़ करेंगे तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, सही असेसमेंट नहीं हो पाएगी। The selection and weightage of each tool will depend upon need of the child and objective of the topic and subject। जो भी टूल यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चनेयर ही हम यूज़ कर रहे हैं या पीयर असेसमेंट, पीयर इवेल्युएशन ही यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे ही उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट वर्क शुड बी कंडक्टेड इन एन एकेडमिक ईयर इन एनी सब्जेक्ट। जब आप कोई भी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं साथ में, तो क्या है, आपकी जो नॉलेज है वो एक लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है, बहुत अच्छे से आप रिटेन करते हो चीज़ों को, ठीक है। तो वो ये कंपलसरी कहा है इन्होंने कि किसी भी जो भी सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट वर्क तो होना चाहिए एक साल में, ठीक है। एटलीस्ट 1 यूनिट टेस्ट पर सेमेस्टर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन ईच सब्जेक्ट। यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के लिए इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, तो कुछ लाइफ स्किल के बारे में बताया है, और कोर कंपोनेंट जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात हुई है 1986 में, उन्होंने बताया है, और वैल्यूज़ उसके साथ एसोसिएट करके दिया गया है। लाइफ स्किल जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस, इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, एम्पैथी, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसकी वैल्यू क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर, एम्पैथी, नीटनेस, जेंडर इक्वालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो ये कुछ वैल्यूज़ दी हैं इन्होंने, इसके साथ रिलेट करके आप ये बस यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। जूम करके देख लेना आप स्क्रीन में, इनको आप एक बार देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, वेटेज ऑफ फॉर्मेट इवेल्युएशन, परफॉर्मेंस 2.1 है। ये मैं आपको डिटेल में करवा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको काम आएगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता है, लेकिन जब आप किसी स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि बच्चे को कैसे इवेल्युएट करना है। आपके पास सेम फॉर्मेट रहेगा, आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रख के बच्चे को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की इवेल्युएशन के बारे में दिया गया है। टूल ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बताया है, कौन कौन से टूल हैं, डे टू डे ऑब्जर्वेशन, ओरल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है, टेस्ट, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, होमवर्क, अदर्स, और टोटल 70 मार्क्स में से। अब स्टैंडर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, डिटेल ध्यान से देख लीजिए आप इसको। स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास के लिए फर्स्ट सेकंड ये सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है,
और यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे उस टूल के बेसिस पे। डे टू डे ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें आप 5 मार्क्स दे सकते हो अपनी ऑब्जर्वेशन को के बेसिस पे, कि बच्चे ने बच्चा कि उसको ऑब्जर्व करने के बाद आप पाते हैं कि अच्छा इस ये एक्टिविटी करता है तो उसमें से इसको इतने मार्क्स मिलेंगे। और सिंपल है ये परफॉर्मा, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, टूल दिया है, टूल के नीचे मार्क्स हैं, और ग्रुप दिया है, यानी कि स्टैंडर्ड दिया है क्लासेस का कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और उनके कितने मार्क्स होंगे, और उनको लास्ट में कन्वर्ट करना है आपने ग्रेड में। ठीक है, समझ आ गया इसको। ये बस यहाँ इसमें समझाने वाली यही बात थी, आप इसको ध्यान से देखना, जूम कर लेना स्क्रीन को, और इसमें ध्यान से देखो कि किस तरीके से मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है, बस वो ध्यान रखने वाली बात है। और आता है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन वेटेज ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए, परफॉर्मा 2 है ये। अब वो हुए आपके कौन से एकेडमिक सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, मैंने कहा कम से कम 3 जो टूल हैं इसमें आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे, कम से कम 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, टोटल मार्क्स कितने हैं, होमवर्क क्लास में कितने, प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स मिलेंगे, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के कितने हैं, एक्टिविटी बेस्ड कितने हैं। ठीक है, वो पूरा बताया है, आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। जब आप स्कूल में टीचर बन के जाएंगे तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे बच्चे को इवेलुएट किया जाएगा। फॉर्म्स ऑफ समेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन इज टू बी कंडक्टेड, ये वो हमने पढ़ लिया था कि किस तरीके से कर सकते हैं, रिटर्न, ओरल या प्रैक्टिकल फॉर्म में हो सकती है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर वो भी हो सकती है, ओरल प्रैक्टिकल, या फिर एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं स्कूल लेवल पे। और एकेडमिक सब्जेक्ट जो वर्क एक्सपीरियंस के अलावा आर्ट और फिज़िकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट हैं उसके रूप में देख सकते हैं इसको। ठीक है, फॉर नॉन इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश सब्जेक्ट इन स्टैंडर्ड 1 एंड 2 इज़ टू बी वेल्वेट थ्रू ओरल और प्रैक्टिकल्स ओनली। ठीक है, मतलब ओरल बात करके भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन सर उनसे, डिस्कशन से, कि कितना बच्चों को पता है। ठीक है, वेटेज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, अब ये देख लीजिए कि आउट ऑफ 100 इस सब्जेक्ट के लिए कितना है, क्या है। देखो क्लास 1 और 2 की बात करते हैं तो रिटर्न में 20, ओरल और उसमें 10 मार्क्स, स्टैंडर्ड 3rd to 4th रिटर्न में 30, ओरल और प्रैक्टिकल के लिए 10-10 मार्क्स ही रहेंगे। 3rd से 4th तक 30 मार्क्स, और 5th से 6th तक 40 मार्क्स, और 6 to 8 तक 50 मार्क, और 10 मार्क की आपको ओरल प्रैक्टिकल्स उसके मिलेंगे। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए, क्लास लेवल, क्लास का जो लेवल है ना बच्चों को, उसी को ध्यान में रख के बनाना चाहिए। और डू नॉट यूज़ क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज़ के द्वारा, नहीं यूज़ होना चाहिए। क्योंकि देखो क्लास में आप पढ़ा रहे हो, आप टीचर हो, तो आप बच्चे को खुद देख रहे हो, उसको पूरा साल ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसको ध्यान में रख कर, और जो आपने करवाया है चीज़ें, मतलब आप क्या आपने कितनी नॉलेज उनको दी है, क्या आप असेस करना चाहते हो, वो आपको पता होगा। अगर आप किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेते हो क्वेश्चन पेपर डेवलप करने के लिए, तो वो सही नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ड्यूरेशन ऑफ इवेल्युएशन में, और टीचर को क्या करना है, अपना ही सेट प्रिपेयर करना है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस का। ये है क्वेश्चन पेपर समेटिव इवैल्यूएशन का। और समेटिव इवैल्यूएशन की एक्सपेक्टेशन फॉर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जितने से ज़्यादा हो सके वो उसमें ऐड करने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आप क्या फील करते हैं अपनी लाइफ में कि आपने क्या अचीव किया है, तो ये ओपन एंडेड है। जो आपका मन करेगा, जो आपको फील होगा, वो आप लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँगी कि 10 शब्दों में ये लिखिए ज़िंदगी क्या है, या फिर चूज़ करो इसमें से कि सही या गलत क्या है, तो वो एक लिमिट बना दी गई है, उसमें आप वो अपना खुल के नहीं आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, नॉलेज एप्लीकेशन, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इनके बेसिस को इनको ध्यान में रख के ही ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मेशन करनी चाहिए। और रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, जिसमें रट्टा बच्चे लगाते हैं और अपना काम करते हैं। देखो CCE, NCF, ये जो भी चेंजेस हुए हैं एजुकेशन में, नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, इनका मकसद यही है कि बच्चे रोट लर्निंग से हट जाएं और वो
चीज़ों को मेमोराइज ना करें और अपना जो है समझें उन बातों को जो भी उनको पढ़ाया जाता है, उसके बेसिस पे ही अपनी एजुकेशन को क्या करें, प्राप्त करें। ठीक है, तो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इंस्ट्रक्शन फॉर समेटिव इवेल्युएशन, ये आपने देख लिया। यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन, रोट लर्निंग नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ड्यूरेशन ऑफ इवेल्युएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम, मैंने आपको बोल दिया वहाँ से कि ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जो आपका सिंपल एग्जामिनेशन सिस्टम था जिसमें मार्क्स आपको दिए जाते थे। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड शुड बी गिवन टू द पेरेंट एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। उसमें बच्चे की जो जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और पेरेंट को दी जाती है, पेरेंट्स को, एंड ऑफ द सेमेस्टर। ठीक है, इसमें जितने भी नंबर फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन में किसी भी जिस भी सेमेस्टर में मिले हैं वो ऐड किए जाते हैं और उनको कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड्स में। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि किसी के 91 टू 100% मार्क्स आए हैं तो उसको A1 ग्रेड कहा जाएगा। 81 टू 90% मार्क्स आए हैं तो वो A2 ग्रेड में होगा। 71 टू 80% B1, 61 टू 70 B2, 51 टू 60% C1, 41 टू 50% C2, 33 टू 40% D, और 21 टू 32% E1 और 20% से बिलो जो है वो आएगा E2। ठीक है, ये है ग्रेडिंग की कैसे कैसे अब आपके दिमाग में चला होगा ना क्वेश्चन कि किसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, कितने मार्क्स कन्वर्ट किए, कैसे होगा। तो इस परसेंटेज के हिसाब से अगर मार्क्स आएंगे तो वो ग्रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे 91 टू 100 के बीच में है तो वो A1 ग्रेड में आएगा सारा का सारा। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, किसी के 60% आए और किसी के 59.8% आए, लेकिन 60% वाला जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास है, दूसरा जो स्टूडेंट है वो सेकेंड डिवीज़न से पास हो गया। जस्ट सिंपल सा डिफरेंस पॉइंट का। तो ये इवेलुएट करने का सही तरीका नहीं था, इससे बच्चे का क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो इसीलिए इस रेंज बना दी गई, एक रेंज, और इसमें जो आते हैं उनको ग्रेड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जो रिमार्क्स हैं रिपोर्ट कार्ड में वो पॉजिटिव होने चाहिए नेचर में। ठीक है, इट शुड मेंशन द गुड क्वालिटीज़ ऑफ चाइल्ड, इट शुड एनकरेज एंड नॉट कंपेयर अ चाइल्ड विद एनीवन। ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसमें कमियां होंगी उनको भी वो आपके ग्रेड के थ्रू आपको पता चल जाएंगी। लेकिन रिमार्क्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत ही नेगेटिव है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत यूज़फुल रहा है कि बच्चे की आप इसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी को असेस करते हैं और उसके बेसिस पे ही रिज़ल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो रिमार्क्स में आप वो चीज़ें भी ऐड करेंगे इसमें। और ये हो गया आपका ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अब री इवेल्युएशन एंड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री गाइडेंस की बात की जाती है इसमें। टीचर्स शुड एम एट हेल्पिंग द चाइल्ड टू ऑब्टेन मिनिमम C2 ग्रेड लेवल। अब टीचर का रोल भी साथ में ही है ये, कि टीचर का क्या रोल है। देखो, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है CCE में। री इवेल्युएशन शुड बी कंडक्टेड फॉर दोज हु रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग द इवेल्युएशन। ठीक है, ये री इवेल्युएशन के लिए बताया है कि किस तरीके से कर सकते हैं। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नो चाइल्ड शुड बी डिटेन इन द सेम क्लास, उसको उसी क्लास में नहीं रखा जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री गाइडेंस दी जाएगी। टीचर का एम होना चाहिए कि वो बच्चे को हेल्प करे कि C2 ग्रेड तक, कम से कम मिनिमम भी अगर कोई अचीव करना चाहता है करता है तो C2 ग्रेड तक वो अचीव करे। ठीक है, और ये कंपलसरी होना चाहिए टीचर और स्कूल के लिए कि एक्स्ट्रा गाइडेंस या कोचिंग बच्चों को प्रोवाइड की जाए जिनका स्कोर ग्रेड D है या उससे भी कम है। तो कम से कम वो C2 ग्रेड तक पहुंच जाएं, इसके लिए हेल्प करना टीचर और स्कूल का फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, और ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं कैसे हेल्प कर सकते हैं। कोई चेक लिस्ट बना सकते हैं जिससे कि बच्चों की, ये टीचर्स का रोल भी साथ में ही हम डिस्कस कर देंगे कि कैसे टीचर हेल्प करता है CCE में और क्या क्या रोल है उनका। बच्चे की चेक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि वीकनेस और शॉर्ट फॉल्स के बारे में पता करेंगे और बच्चे के और रीज़न भी पता करेंगे क्यों उसका ग्रेड इतना कम आया है। ग्रुप वर्क मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, और टीम वर्क या ग्रुप बनाएंगे जो कि
एक जैसी ही जिनमें डिफिशेंसी है, एक जैसी ही कमियां हैं, और ऐसी स्ट्रेटजी अलग अलग से स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करेंगे जो उस ग्रुप को सूट करती हो। ठीक है, और क्या है कि अगर मान लो बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा नहीं कर रहा है तो किसी और फील्ड में अच्छा करेगा, तो उसको उसका टैलेंट क्या है फाइंड करना है किसी और एरिया में। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे बच्चे के लिए कि वो दिखाए, अपना टैलेंट शो कर पाए, उनको एनकरेज करेंगे, उनको इम्पॉर्टेंस देंगे या फिर रिस्पेक्ट भी देंगे, और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएँ। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिन बच्चों का ग्रेड डी या उससे कम आता है तो उनको कम से कम C2 लेवल तक पहुंचाने के लिए, ग्रेड तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने पढ़ लिया, और ये आगे भी है, ये स्ट्रेटजीज़ हैं पूरी की पूरी, और टीचर का रोल इसमें रहेगा। ये आप ध्यान से देख लीजिए एक बारी कि सेम क्राइटेरिया पे असेस करेंगे बच्चे को। ये आप यहाँ पे पढ़ लिए, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंटिव इवैल्यूएशन, ईयरली प्लानिंग ऑफ सिलेबस एंड इवैल्यूएशन। अभी ईयरली प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ये परफॉर्म आप देख सकते हैं। इवैल्यूएशन टूल और वेटेज उनकी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक लिखेंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव हम क्या चाहते हैं बच्चे से। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। क्या करूँगी? एक्सपेक्ट कि आपको ये समझ आ जाए सारी की सारी पॉइंट्स जो बात कर रही हूँ, या पूरा का पूरा जो CCE की क्या प्रोसेस है ये समझ आ जाए। तो वैसे ही कोई ना कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आप ध्यान में रखेंगे कि ये कंप्लीट हुए हैं नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट बनाएंगे। परफॉर्मा देख लीजिए आप, अलग परफॉर्मा है ये। नेम ऑफ द सब्जेक्ट आएगा, रोल नंबर आएगा। अभी एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। टीचर्स का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? टीचर सजेस्टेड फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स रिकॉर्ड। देखो इसको आप जूम करके देख लेना। ये टीचर कैसे रिकॉर्ड रखेगा स्टूडेंट का? टीचर बनने जा रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का आएगा और यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन का आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये हो गया, ये टीचर्स का रिकॉर्ड भी हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये अलग से परफॉर्मा है। ये मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, समेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रेड A1 A2 जो ग्रेड आपने पढ़ लिए, फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथ, ये पर सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा ग्रेड आपको मिलता है वो डिटेल में आप यहाँ देख लेंगे। परफॉर्मेंस 6 में होगा ये। ठीक है, अब कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वेटेज फॉर क्वेश्चंस टाइप इन समेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर, एंड ऑफ द ईयर जब होती है, तो थ्योरी एंड ऑफ द ईयर होती है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल कितने मार्क्स थे क्लास 1 और 2 पीछे आपने पढ़ लिया, 20 + 10। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? लैंग्वेज, मैथ, EVS। ठीक है, और वेटेज ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ थ्योरी फॉर थ्योरी 70% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे इसमें, और 30% शॉर्ट आंसर होंगे 6 मार्क्स के। 16 और 6 20 मार्क्स हो गए यहाँ पे थ्योरी के, 10 नंबर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के। ठीक है, और अगली क्लास के लिए भी लैंग्वेज, मैथ, EVS और सोशल साइंसेस आपको पढ़नी पड़ेगी। 40% ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे 12 मार्क्स के, 5 शॉर्ट आंसर होंगे आपके 15 मार्क्स के, और 10% होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के। तो कितने हुए? 12 + 15 + 3 30। ठीक है, ये हो गए आपके 30 मार्क्स, और +10 हुआ आपके प्रैक्टिकल के लिए। आपने पढ़ा था ना कि फर्स्ट से सेकंड 20 मार्क्स थ्योरी, 30 मार्क्स उसके लिए। देखो सारा जो चीज़ें हैं अभी पीछे जो पढ़ी हैं इनको आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए 5th और 6th के लिए 40 मार्क्स रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव, 20% 40 मार्क्स रहेंगे टोटल थ्योरी के लिए, 10 मार्क्स रहेंगे आपके प्रैक्टिकल के लिए। 20% ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 60% शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और 20% लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास के लिए 50 + 10, तो 20% ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स इसके, 60% शॉर्ट आंसर 30 इसके, और 20% लॉन्ग आंसर 10 इसके, यानी कि 10 + 30 + 10 = 50। ठीक है, और सब्जेक्ट रहेंगे लैंग्वेज, मैथ, जनरल,
जनरल साइंस, सोशल साइंसेस। ठीक है, ये था आपका समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। अब कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्ड कैसे रख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स अगर आपने देने हैं, मान लो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट जो आपने पढ़ाया उसके बारे में डिटेल में आप लिखेंगे इस फॉर्मेट को फॉलो करके, स्टैंडर्ड, स्टूडेंट का नाम और डिवीज़न। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिमार्क के लिए क्या कैसे लिखेंगे, उसमें ये है कि स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसको नोट करना है हर एक सब्जेक्ट में, इन बोथ द सेमेस्टर सेपरेटली। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 2 पेजेस इन ईच सब्जेक्ट फॉर ईच सेमेस्टर, 2 पेज में कम से कम एक सेमेस्टर में। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए आपकी, जब आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में लिख रहे हैं तो अपने दिमाग में टूल और टेक्निक जो यूज़ किए हैं उसको ध्यान में रखेंगे कि कौन सी टूल और टेक्निक आपने यूज़ की हैं। रिकॉर्ड द स्टूडेंट नोट वर्दी प्रोग्रेस, लर्निंग शॉर्ट फॉर डिफिकल्टी को भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रेज एंड मेंशन द रिमार्केबल प्रोसेस, जो अच्छा काम किया है उसको उसकी प्रेज करनी है और वो वहाँ पे ऐड करनी है चीज़। हेल्प द स्टूडेंट ओवरकम द डिफ़िकल्टी, जो लर्निंग के टाइम पे डिफ़िकल्टी उनको आती है, स्टूडेंट को हेल्प करना है आपने कि वो दूर हो। और क्या करना है, जो भी रिमार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा गाइडेंस की, सप्लीमेंट्री गाइडेंस की, तो वो भी आप देंगे, चाहे उसके लिए आप इंडिविजुअल गाइडेंस देंगे या फिर असाइनमेंट्स देंगे या फिर रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये करेंगे। पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स भी आप देंगे। यू कैन राइट लेंथी आंसर वेल, दिस इज़ अ गुड थिंग, एवरी वन शुड डू दैट। ठीक है, जैसे कि मान लो बच्चों ने अच्छा काम किया तो आप बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, लुक एवरीवन, समिका नोटबुक इज सो नीट एंड टाइडी, देर आर नो कैंसलेशंस, आई लाइक योर ड्राइंग। ठीक है, ड्रॉ 3 4 पिक्चर, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे वर्ड को। योर वॉइस इज़ लाउड एंड क्लियर, आप ऐसे बच्चे को उसकी प्रेज करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, और ये कुछ और पॉजिटिव डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये था, ये पॉजिटिव रिमार्क्स आप नोट कर लीजिए। तो ये था स्टूडेंट्स सारा का सारा सीसीई के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया, उतनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया जितना जो आप यहाँ से जब जाएंगे एग्ज़ाम भी पास कर देंगे, फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ आप इसको यूज़ करेंगे आप, तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा हमने वहाँ पे ये पढ़ा था। ये परफॉर्मर जब आप टीचर बनेंगे आपके सामने रखे जाएंगे, पर क्लास के हिसाब से आप स्टूडेंट को इवेलुएट करेंगे और किस बेसिस पे कौन से टूल्स टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा इसमें हमने पढ़ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मुझे ये लगता है कि समझ आया होगा क्योंकि पूरा डिटेल में हमने ये पढ़ा है। ठीक है, करवाने को तो मैं आपको सिंपल सा करवा देती कि सीसीई क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ये वो, पर मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया ये, क्योंकि ये यूज़ होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।